गहराइयों में उतरना यह इंसान की फितरत है। हमारे पुरखों ने जब पहली बार आसमान की ओर देखा तो उन्हें सितारों में अपने सपनों की झलक मिली, और जब उन्होंने धरती के समंदरों की तरफ देखा तो वहां उन्हें रहस्य और अंधकार दिखाई दिया। आज जब नासा जैसे स्पेस एजेंसियां को देखो तो लगता है कि उनका मकसद केवल आकाश को छूना है, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है नासा, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का दूसरा नाम है, वो डीप ओशन की एक्सप्लोरेशन में क्यों उतरा? ये सवाल अपने आप में रहस्यमयी है, क्योंकि इंसान ने चांद पर कदम रख दिया है, मंगल की मिट्टी को छू लिया है और दूर की गैलेक्सीज तक प्रोब्स भेज दी हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि हमारी अपनी धरती का 80% ओशन आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। तो आखिर नासा, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है स्पेस मिशंस पर, वो अपने रिसोर्सेज का बड़ा हिस्सा ओशन एक्सप्लोरेशन में क्यों लगा रहा है? क्या ओशन की गहराइयों में कुछ ऐसा है जो हमारे इमेजिनेशन से भी परे है? क्या वहाँ आंसर्स छिपे हैं हमारे फ्यूचर के लिए, या शायद हमारे एग्जिस्टेंस के लिए? समुद्र की गहराइयों में उतरना दरअसल एक दूसरी दुनिया में उतरने जैसा है। वहाँ अंधेरा है, अनजान जीव हैं और दबाव इतना है कि इंसानी शरीर कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाए। फिर भी नासा जैसी स्पेस एजेंसी ने डीप ओशन की ओर अपना रुख क्यों किया? शायद ओशन और स्पेस दोनों एक दूसरे के मिरर्स हैं। जैसे स्पेस इन्फिनिट और मिस्टीरियस है, वैसे ही ओशन अनफैथमेबल और अनएक्सप्लोर्ड है, और शायद ओशन में वो सीक्रेट्स छिपे हैं जो हमें स्पेस समझने में मदद कर सकते हैं। आज की इस जर्नी में हम उस सवाल का जवाब तलाशेंगे जिसने लाखों लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाई है। वाई नासा क्यों गहरे समुद्र की जगह सिर्फ अंतरिक्ष की जगह नहीं कर रहा है? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सवाल आपको उन रहस्यों तक ले जाएगा जो शायद अब तक छुपे रहे हैं। क्योंकि ओशन की गहराई उतनी ही डरावनी है जितनी स्पेस की खालीपन, और शायद दोनों के बीच का कनेक्शन हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा है। सन 1958 अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस अपने चरम पर था। कोल्ड वॉर के दौर में नासा का जन्म हुआ। उस वक्त इसका प्राइमरी मिशन था स्पेस को समझना, सैटेलाइट लॉन्च करना और इंसान को चांद तक पहुंचाना। दुनिया की नजरें आसमान पर टिकी थीं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नासा की शुरुआती रिसर्च सिर्फ स्पेस तक सीमित नहीं थी। वो समय ऐसा था जब अमेरिका को यह भी समझना था कि हमारी अपनी धरती का कौन सा हिस्सा अब तक रहस्यमयी है, और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा था ओशन, समंदर की गहराई को समझना। दरअसल नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ था। कोल्ड वॉर में सबमरीन वॉरफेयर एक बड़ा खतरा बन चुका था। अगर आपको ओशन फ्लोर की मैपिंग पता है, करंट्स का बिहेवियर पता है और अंडर वाटर एनवायरनमेंट समझ आता है, तो आप दुश्मन की सबमरीन्स डिटेक्ट कर सकते हो। यही वजह थी कि ओशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो गए। नासा ने 1960 के दशक और 1970 के दशक में ओशनोग्राफिक प्रोजेक्ट्स शुरू किए। सीसैट सैटेलाइट, जिसे 1978 में लॉन्च किया गया, दुनिया का पहला सैटेलाइट था जो ओशंस को स्पेसिफिकली ऑब्जर्व करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह सैटेलाइट सिर्फ 105 दिनों तक चला, लेकिन उसने ओशन करंट्स, वेव हाइट्स और विंड स्पीड्स के बारे में जितना डेटा भेजा, उसने ओशन साइंस में क्रांति ला दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नासा की टेक्नोलॉजी जो स्पेस के लिए डिजाइन की गई थी, वही डीप सी एक्सप्लोरेशन में भी काम आई। उदाहरण के लिए प्रेशर रेजिस्टेंट मटेरियल्स जो स्पेस शटल्स को वैक्यूम ऑफ स्पेस से बचाते थे, वही डीप ओशन सबमरीन्स और रोवर्स में इस्तेमाल हुए। रोबोटिक्स और रिमोट सेंसिंग जो मार्स रोवर्स के लिए बनाए गए, उनका उपयोग अंडर वाटर व्हीकल्स में हुआ। और सबसे जरूरी सैटेलाइट इमेजिंग, जिसने ओशन सरफेस और क्लाइमेट इंटरेक्शन को समझने में मदद की। अब सवाल उठता है, ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए तो पहले से एजेंसीज थी, जैसे NOAA, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर नासा इसमें क्यों शामिल हुआ? इसका जवाब सिंपल नहीं है। ओशन की गहराई और स्पेस की दूरी दोनों एनवायरमेंट्स में सिमिलैरिटीज है। दोनों जगह एक्सट्रीम प्रेशर, डार्कनेस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए खतरे मौजूद है। ओशन के लिए टेक्नोलॉजी बनाना स्पेस एक्सप्लोरेशन की रिहर्सल जैसा है। सोचिए, अगर कोई रोवर मारियाना ट्रेंच की गहराई में काम कर सकता है, तो वही रोवर किसी दूसरे ग्रह के हार्श एनवायरनमेंट में भी काम करेगा। अगर हम डीप ओशन में लाइफ फॉर्म्स को समझ पाएंगे, तो शायद हम एलियन लाइफ फॉर्म्स को भी समझने के एक कदम और करीब होंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है, या ओशन में वाकई कुछ ऐसा छुपा है जो नासा को बार बार अपनी नजरें समुद्र की ओर मोड़ने पर मजबूर करता है? कुछ थ्योरीज कहती हैं नासा का ओशन एक्सप्लोरेशन सीक्रेटिव रहा है। कुछ का मानना है कि डीप ओशन में ऐसी चीजें खोजी गई जिन्हें दुनिया के सामने लाना आसान नहीं था। क्या वहाँ अननोन लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है? क्या ओशन की गहराइयों में ऐसे रिसोर्सेज हैं जो फ्यूचर में स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए जरूरी होंगे? या फिर ओशन का रहस्य स्पेस के रहस्य से कहीं गहराई से जुड़ा हुआ है? इन सवालों के जवाब आने वाले हिस्सों में धीरे धीरे खुलेंगे। लेकिन एक बात साफ है, नासा
नासा का ओशन एक्सप्लोरेशन सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है बल्कि सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। जब इंसान समुद्र की गहराई में उतरता है तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी और ग्रह पर पहुंच गया हो। अंधेरा इतना गहरा कि आंखें बेबस हो जाएं, तापमान इतना कम कि जिंदगी लगभग नामुमकिन लगे और पानी का दबाव इतना कि इंसान का शरीर कुछ ही पलों में चकनाचूर हो जाए। क्या ये सब आपको स्पेस की याद नहीं दिलाता? वहाँ भी तो वैक्यूम है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं और एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है जहाँ इंसानी सर्वाइवल नामुमकिन है। यही वजह है कि नासा ने ओशन को सिर्फ एक अर्थ साइंस का हिस्सा मानकर नहीं देखा बल्कि इसे स्पेस का रिफ्लेक्शन माना। स्पेस और ओशन दोनों इंसान के लिए लगभग अनपहुंचने वाली जगहें हैं। स्पेस में जीरो प्रेशर है जबकि ओशन की गहराई में एक्सट्रीम प्रेशर है। स्पेस में एब्सोल्यूट डार्कनेस और साइलेंस है। ओशन की 200 मीटर गहराई के बाद वही कंडीशन शुरू हो जाती है। दोनों जगह ऑक्सीजन नहीं, दोनों जगह सर्वाइवल इम्पॉसिबल। तो अगर इंसान ओशन में सर्वाइव करने की टेक्नोलॉजी बना लेता है तो वही टेक्नोलॉजी स्पेस कॉलोनाइजेशन के काम आएगी। नासा के मार्स रोवर्स स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी जिन तकनीकों से ऑपरेट होते हैं वही टेक्नोलॉजी अंडर वाटर रोवर्स में अप्लाई होती है। रिमोट कंट्रोल, ऑटोनोमस नेविगेशन और AI बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ये सब पहले ओशन की गहराइयों में टेस्ट होते हैं। नासा साइंटिस्ट्स कहते हैं इफ अ रोबोट कैन सर्वाइव द क्रशिंग प्रेशर ऑफ द ओशन फ्लोर इट कैन सर्वाइव द एलियन लैंडस्केप्स ऑफ अदर प्लैनेट्स। ओशन में साइंटिस्ट्स ने ऐसे जीव खोजे हैं जो किसी भी लॉजिक को चैलेंज करते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहने वाले ऑर्गेनिजम्स ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर और टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करते हैं जहां इंसानी इमेजिनेशन भी नहीं पहुंच सकती। अब सोचिए अगर हमारी पृथ्वी पर ओशन की गहराई में ऐसी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है तो बृहस्पति के चंद्रमा, यूरोपा या शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर लाइफ क्यों नहीं हो सकती? नासा के लिए ओशन एक्सप्लोरेशन दरअसल एलियन लाइफ खोजने की रिहर्सल है। स्पेस माइनिंग की बातें तो आपने सुनी होंगी। एस्ट्रॉइड से रेयर मिनरल्स लाने के सपने आज भी साइंस फिक्शन लगते हैं, लेकिन ओशन में ऑलरेडी ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मेथेन हाइड्रेट्स और बायोलॉजिकल कंपाउंड्स जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और मेडिसिन के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। NASA का मानना है कि अगर हम ओशन रिसोर्सेज को सस्टेनेबली एक्सट्रैक्ट करना सीख जाए तो वही मॉडल स्पेस रिसोर्सेज के लिए भी काम करेगा। ओशन एक्सप्लोरेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का टेस्ट नहीं है, ये इंसानी दिमाग की भी परीक्षा है। क्लोज्ड, आइसोलेटेड, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, यह एस्ट्रोनॉट्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा है। नासा ने कई बार सबमरीनर्स और एक्वानॉट्स की स्टडीज की है ताकि वो समझ सके कि लंबे समय तक आइसोलेशन में रहने पर ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे रिएक्ट करती है। अब जरा सोचिए, ओशन एक्सप्लोरेशन दरअसल स्पेस एक्सप्लोरेशन का ही पहला चैप्टर है। ओशन में उतरना इंसान को उन चैलेंजेस से रूबरू कराता है जिनसे वो स्पेस में भी टकराएगा। डार्कनेस, प्रेशर, आइसोलेशन, फियर, सब कुछ लगभग आइडेंटिकल है, लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। नासा सिर्फ सिमिलैरिटीज के लिए ओशन को एक्सप्लोर नहीं कर रहा। कुछ एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि ओशन में ऐसा डेटा मिला है जिसने स्पेस के बारे में हमारी सोच बदल दी है। क्या ओशन फ्लोर पर ऐसे पैटर्न्स मिले हैं जो कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स जैसे दिखते हैं? क्या वहाँ ऐसी माइक्रोबियल लाइफ एग्जिस्ट करती है जो एलियन DNA जैसी स्ट्रक्चर रखती है? इन सवालों के जवाब अगले हिस्से में धीरे धीरे सामने आएंगे, क्योंकि ओशन और स्पेस का यह रिश्ता सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं है, यह हमारे अस्तित्व और भविष्य से गहराई तक जुड़ा हुआ है। समुद्र की गहराई, वो जगह जहाँ सनलाइट कभी नहीं पहुँचती, जहाँ टेम्परेचर लगभग 0 तक गिर जाता है, जहाँ दबाव इतना होता है कि इंसान का शरीर तुरंत चकनाचूर हो जाए, फिर भी वहीं पर जीवन फल फूल रहा है। नासा के साइंटिस्ट ने जब डीप ओशन के डेटा को एनालाइज किया तो उन्हें ऐसी चीजें मिली जो कल्पना से परे थी। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास ऐसे जीव मिले जिनका DNA बाकी ऑर्गेनिजम्स से बिल्कुल अलग था। बायोल्यूमिनेसेंट क्रीचर्स, ऐसे जीव जो अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं, मानो वो अंधेरे ब्रह्मांड के तारों की तरह ओशन की गहराई को चमका रहे हो। क्या ये सिर्फ बायोलॉजिकल एडेप्टेशन है या फिर ये एक संकेत है कि लाइफ कहीं भी किसी भी कंडीशन में जन्म ले सकती है? नासा ने अपने कई ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स को ज्यादा पब्लिसिटी नहीं दी, लेकिन लीक्ड रिपोर्ट्स और साइंटिफिक सर्कल्स में विस्पर्स है कि ओशन फ्लोर पर ऐसे एनोमलीज डिटेक्ट हुए हैं जिन्हें अभी तक समझा नहीं जा सका। जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स, मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस और अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स जिन्हें ब्लूप और अपस्वीप जैसे नाम दिए गए। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये नेचुरल हो सकते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं हो सकता है ये सिग्नल्स किसी इंटेलिजेंट ओरिजिन से आए हों। नासा ने इन एनोमलीज को क्लासिफाई कर दिया। डेटा रिलीज हुआ लेकिन पार्शियल। पूरी सच्चाई शायद अब भी ओशन की गहराई में छुपी हुई है। अब सोचिए, हमारी पृथ्वी का ओशन दरअसल स्पेस का मिनिएचर वर्जन है। ओशन फ्लोर की ट्रेंचेस वैसी ही हैं जैसे स्पेस की ब्लैक होल्स। ओशन के बायोल्यूमिनेसेंट क्रीचर्स वैसे ही हैं जैसे गैलेक्सीज की बिलियन स्टार्स। और जैसे स्पेस इन्फिनिट है वैसे ही ओशन अनएक्सप्लोर्ड है। नासा के लिए ओशन एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि सर्वाइवल और भविष्य की गारंटी है। अगर इंसान को दूसरे ग्रहों पर रहना है, अगर उसे एलियन लाइफ खोजनी है, तो पहला लेसन ओशन की गहराई से ही मिलेगा।